हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हम लोग जो है अब कर तीन अलग सेपरेट वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम लोग जो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट, चार अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, या फिर नरेशन हो गया। इनके लिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग सेपरेट वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले मैं चैप्टर 2 के 6 पार्ट जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, होता क्या है ये? देखो नाम से ही क्लियर है कि ये क्या बात कर रहा है। ये रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या अग्रीमेंट होता है। इससे रिलेटेड आईसीएआई ने आपको 18 रूल्स दिए हैं। ठीक है, और हम 18 के 18 पढ़ेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं इसको ज्यादा पार्ट में बांटना नहीं चाहता, क्यों बिना मतलब में ज्यादा लंबा किया जाए। पढ़ते जरा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, यानी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या है, ये एक रिलेशनशिप है। वेदर इट इज अ पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके हिसाब से जो हमारा वर्ब चेंज होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अप्लाइज, ये जे गलती से आ गया, जे नहीं है, अप्लाइज टू फाइनाइट वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस एंड इन अ लिमिटेड वे टू द पास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू बी, यानी वॉज वर्ब। यानी कि सबसे ज्यादा ये फाइनाइट वर्ब के ऊपर अप्लाई होता है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में ज्यादातर ये सिर्फ वॉज और वर्ब के ऊपर ही अप्लाई होता है, बहुत ही लिमिटेड अप्लाई होता है ये। ठीक है, तो यानी बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमें एग्रीमेंट देखना है। ठीक, चलिए तो फिर बिना किसी देरी के रूल्स को स्टार्ट करते हैं। क्या है रूल्स? हमारा सबसे पहला जो रूल है वो बेसिक रूल है। क्या कि सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है उनका नंबर सेम होना चाहिए। नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, दिस इज द कॉर्नर स्टोन रूल दैट फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एकदम बेसिक रूल है जो आपको समझना ही समझना चाहिए। जैसे कि क्या बोला हुआ है, देखो सिंपल सी बात है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे क्या है, लायन, लायन क्या होता है, सिंगुलर होता है तो उसके साथ रोर्स लगेगा। जबकि लायंस क्या होता है, प्लूरल होता है तो उसके साथ रोर लगेगा। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है कि नाउन में और कहते हैं हमारे वर्ब में एक फर्क क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल का। कि अगर नाउन को आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो आप एस या ई एस लगाते हो। लेकिन अगर आपको वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करना है तो आप एस या ई एस लगाते हो। तो वर्ब में जो एस लगेगा वो सिंगुलर के लिए लगेगा, जबकि नाउन में जो एस लगेगा वो प्लूरल के लिए लगेगा। इसीलिए लायंस हमारा नाउन है तो वहां पर क्या है, ये प्लूरल है। जबकि रोर हमारा प्लूरल है तो वहां पर एस नहीं लगा है, सिंगुलर में लगा हुआ है। ठीक, ये रूल हमें क्या बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बेसिक चीजें जो हमने बचपन से की हुई है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड रूल की तरफ। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, देखो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी ही डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, उनके टाइप बहुत कुछ बता चुका हूँ। एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, सब कुछ बता चुका हूँ, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है, अगर वो दो सब्जेक्ट के बीच में, अगर वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, अगर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, तो उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल हमने पहले पढ़ा है वही चलेगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर इसके बीच में कोई भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे द डॉग हु इज चूइंग माई जींस इज यूजुअली वेरी गुड, तो अगर यहाँ पे डॉग है तो यहाँ पर इज लगेगा, अगर यहाँ डॉग्स होता तो यहाँ पर आर लगता। इसके बीच में ये जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो द डॉग हु इज च्यूइंग माई जींस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज यूजुअली वेरी गुड। या ऐसे बोल सकता हूं मैं, हु द मैन हु स्टैंड एट डोर आर टेरिफाइंग, आर टेरिफाइंग। तो यहां पर क्योंकि मैन है प्लूरल है तो यहां पर आर लगेगा। इससे हु स्टैंड एट डोर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो फिर रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है पहले, कि ऐसा फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। ठीक है,
अ प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन नॉट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होगा उसके अंदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। डू नॉट बी कंफ्यूज्ड व्हेन अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी कि एक ऐसा फ्रेज जो कि इन बिटवीन या फिर किसी भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच ऐसा कोई भी फ्रेज आ रहा है जो कि किसी भी से स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इन सच केसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ये ही नहीं होगा, द होगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन अपेयर टू बी द सब्जेक्ट व्हेन रियली इट इज नॉट, यानी ऐसा लगेगा आपको कि भैया यहाँ पर ये तो नहीं है कहीं सब्जेक्ट, पर वो नहीं होता है। क्लियर? जैसे कि द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल, तो आप हो सकता है कि यहाँ पे सोचो कि यहाँ रेनबो की बात हो रही है, क्योंकि ऑफ द रेनबो है तो रेनबो की बात हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ रेनबो की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? कलर्स की। तो द कलर्स आर ब्यूटीफुल, ये ऑफ द रेनबो क्या है? हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक, सेम, फूड बिटवीन द टीथ रिजल्ट्स इन डिके, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो टीथ है, ये तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट्स क्यों आ रहा है? लेकिन वही बात है ना, ये किससे रिलेट कर रहा है? फूड से। तो जब भी आपका सब्जेक्ट हो, उसके बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, उसके बाद वर्ब हो, तो इसके रिलेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर, अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए अब फोर्थ रूल पे चलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर इन द फ्यूल लाइंस कॉजेस एन इंजन टू स्टॉल, तो वही वाली बात है, लाइन से कोई लेना देना नहीं है, वाटर के बारे में बात हो रही है तो कॉजेस लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद देयर और हियर, यानी अगर सेंटेंस देयर और हियर जैसे वर्ड से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, हालांकि रिलेशन वही रहेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट जो है अगर देयर है तो यहाँ पर वर्ब लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, रिलेशनशिप हमारा वही रहेगा, लेकिन प्लेसमेंट बाद में हो जाएगी। जैसे कि देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, हम कॉमर्स वाले हैं तो ज्यादातर बैलेंस शीट ही बोलते हैं, बहुत हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, तो ये इज के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से इज लगा है, लेकिन आया कहां पर है? वर्ब के बाद में। हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड, यानी वो पेपर यहाँ है, पेपर्स यहाँ है जो तुमने रिक्वेस्ट किए थे, तो पेपर्स के साथ आर लगेगा, लेकिन आएगा कहां पर? सब्जेक्ट बाद में। ठीक, वहीं पर अगर मैं फिफ्थ रूल की बात करता हूँ, आई होप आपको 4 रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहां पर आप लोगों के लिए कर दूंगा। और मुझे लगता है कि यार इस वीडियो में मैं वो बात क्लियर नहीं कर पाया तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, सब्जेक्ट डोंट ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब्स इन क्वेश्चन, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग इंटेरोगेटिव की बात कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट डोंट ऑलवेज कम बिफोर verbs in question, make sure you accurately identify the subject before deciding on the proper verb form of use, यानी कि हमेशा जो होता है जब भी हम लोग इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करते हैं तो हमें इंटेरोगेटिव का तो पता ही है कि भैया हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ये बात तो हमें अच्छे से पता है, या तो डब्ल्यू एच फैमिली होती है फिर हेल्पिंग वर्ब होता है फिर सब्जेक्ट आता है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ ये बात बोली हुई है कि देखो रिलेशनशिप तो वही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, रूल तो अभी भी वही है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, इसीलिए आप ध्यान रखो कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से क्या करे? मैच हो। ठीक है, जैसे दे रखा है वेयर आर द पीसेस, तो ये पीसेस के हिसाब से आर लगा है, तो इसीलिए ये क्लियर है कि आप यहाँ पर क्या लगाना चाहते हो। वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल। ठीक, ये वाली बात बोली हुई, तो आप लोग इसमें भी समझिए, देयर और हियर में भी यही बात बोली हुई थी और इंटेरोगेटिव में भी यही बात बोली हुई है। वहीं पे अगर मैं रूल नंबर 6 की बात करता हूँ, रूल नंबर 6 देखो बहुत आसान है, सिंपल सी बात बोली हुई है कि दो सब्जेक्ट है, बीच में एंड लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब लगा दो। राम एंड श्याम, अगर ये दे रखा है तो इनके साथ आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, सिंपल बात है। इनके साथ वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, सिंपल हिसाब किताब है। ठीक है, दो सब्जेक्ट है, बीच में एंड लगा हुआ है, तो वहां पर क्या लगाओगे आप? प्लूरल वर्ब लगाओगे। जैसे द काउ एंड द पिग, तो इसके साथ आर लगेगा। माई फ्रेंड एंड हिज मदर, दोनों है तो आर लगेगा। सिंपल चीज है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वहीं पर अगर मैं सेवेंथ रूल की बात करता हूं तो द वर्ब इज सिंगुलर इफ टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और द सेम थिंग एज अ होल। अब यहां पर बोला हुआ है कि भले दो सब्जेक्ट दे रखे हैं और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है,
लेकिन अगर वो चीज डिनोट किसी एक ही चीज को कर रहे हैं, किसी एक ही चीज के बारे में, किसी एक ही इंसान के बारे में बता रहे हैं, तो फिर उस पूरे को हम दो सब्जेक्ट को इकट्ठा मान लेंगे और उसकी जगह हम लोग सिंगुलर लगाएंगे वर्ब। जैसे रेड बीन्स यानी राजमा एंड राइस इज माय मॉम्स फेवरेट डिश। राजमा चावल, राजमा चावल क्या होता है? एक डिश हुई ना, ये दो डिश तो नहीं हुई, ये सिंगल डिश हुई, वन डिश राजमा चावल। वड़ा सांबर सिंगल डिश है, छोले भटूरे सिंगल डिश है, तो छोले एंड भटूरे इज माय फेवरेट डिश, तो वहां पर आर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों किससे बिलोंग कर रहा है? एक ही चीज को दिखा रहा है। तो एंड लगा हुआ है, दो चीजें लेकिन एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहां पर सिंगुलर लगेगा। द कैप्टन एंड कोच, यानी ये एक ही इंसान की बात हो रही है जो कि कैप्टन भी है और कोच भी है, ऑफ द टीम हैज बीन सैक्ड। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी रूल नंबर 8। यहां तक समझ में आ गया कि अगर दो सब्जेक्ट है, एंड लगा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं, तो प्लूरल वर्ब लगाओ, दोनों मिलकर के एक ही चीज बता रहे, सिंगुलर वर्ब लगाओ। नाउ रूल नंबर 8 ये कहता है कि इफ वन ऑफ द वर्ड ईच एवरी और, ये किसी भी सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। जैसे नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, अगर यहाँ पर और लग गया तो यहाँ पर इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि और जो है वो किसी एक चीज के बारे में बोलता है। या तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है या तो ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, हम एंड लगाएंगे तो हो जाएगा दोनों चीजें अलाउड नहीं, तो हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इज लगेगा। एवरी चाइल्ड, भले वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन एवरी चाइल्ड बोल दिया तो यानी ये सिंगुलर है। खैर हैड के साथ आप कुछ भी लगा सकते हो, पर यहाँ पर इंग्लिश में लगता भी तो हैज लगता। ठीक है, तो अगर ईच एवरी और ये आता है तो वहां पर हमेशा वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा। ठीक। रूल नंबर 9 ये कहता है कि इफ बोथ सब्जेक्ट आर सिंगुलर एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड और, नॉर, नीदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो भी सिंगुलर लगेगा। यानी कि सिंगुलर नाउन, या फिर ऐसा कर लेते सिंगुलर सब्जेक्ट और लगा फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पर जो आएगा वो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे कि आइदर जेसिका और क्रिश्चियन इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, तो किसी एक को ही ब्लेम कर सकते हो ना, तो इसीलिए इज लगेगा, दोनों को नहीं करोगे। अगर यहां पर होता बोथ तो कर सकते। ठीक है, जैसे कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज इज करप्ट, वहां पर आर करप्ट नहीं आएगा, इज करप्ट आएगा। ठीक। रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 भी इसी से रिलेटेड थोड़ी सी बात करता है। क्या कहता है? द ओनली टाइम द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन डिसाइड्स प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज व्हेन a noun and pronoun subjects like some, half, none, more all are followed by a prepositional phrase। यानी अगर इनके बाद, इन शब्दों के बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है, जैसे सम दे रखा है, सम के बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है हमारा, तो फिर इसमें जो सब्जेक्ट होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि हमारा वर्ब कौन सा होगा। जैसे कि ऑल ऑफ द चिकन, अगर चिकन है तो इज लगेगा, अगर चिकन होता तो आर लगता। सम ऑफ द बुक्स, वर लगेगा, सम ऑफ द बुक इज लगेगा, सॉरी वॉज लगेगा। ऑल ऑफ द कुकीज, वर लगा है, ऑल ऑफ द कुकी वॉज लगता। ठीक है, कुकीज है तो वर, यानी ये लगा हुआ है, इनमें से कोई सा भी वर्ड है, इसके बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो जो इसमें सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब डिपेंड करेगा। ओके, चलिए रूल नंबर 11 की बात करते हैं। रूल नंबर 11 भी कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। द सिंगुलर वर्ब इज यूजुअली रिजर्व्ड फॉर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी और क्वांटिटी। यानी जब भी आप क्या कर रहे हो, दूरी की बात कर रहे हो, चाहे आप 4 किलोमीटर ही क्यों नहीं बता रहे हो, तो आप सोचोगे ये तो 4 किलोमीटर है, तो अलग अलग चीजें हो गई ना, नहीं, ये एक ही जर्नी की बात होगी ना, तो इसमें सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। आप बोलते हो द एग्जाम इज 3 hours लॉन्ग, द एग्जाम आर नहीं, ओके, या फिर आई हैव क्या बोलूंगा, 3 hours इज इनफ, नॉट इन आर इनफ, 3 hours इज इनफ फॉर द जॉब। बेसिकली यही बात बोली है कि अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो, सम ऑफ मनी की बात करते हो, या किसी क्वांटिटी की बात करते हो, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन ये बोल दूं, ये यूजुअली है, परमानेंटली हमेशा के लिए नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे दे रखा 4 quarts ऑफ ऑयल वॉज, 4 है कोई मतलब नहीं है, प्लूरल नहीं है ये, क्योंकि ये क्वांटिटी को दिखा रहा है तो सिंगुलर लगेगा। 50 miles इज, 50 है कोई मतलब नहीं है, इज लगेगा क्योंकि ये डिस्टेंस को दिखा रहा है। मनी $10 इज लगेगा। ठीक,
आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको, वरना नहीं हुआ तो मैंने बताया ना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा और अच्छे से। If the subjects are both plural and are connected by the word or, nor, neither, nor, either, or, not only but also, verb is plural। देखो अभी हमने एक रूल ऊपर पढ़ा था, कौन सा वाला, ये वाला, कि अगर बोथ सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, ये सिंगुलर है बीच में और लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसी का ये रूल जो है ये उल्टा बोलता है। ये क्या बोलता है कि भैया अगर ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है और ये भी प्लूरल सब्जेक्ट और बीच में और लगा हुआ है तो वर्ब जो है वो प्लूरल लगेगा। बस बात इतनी सी कह रहा है। जैसे कि नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स, तो आर, ये भी प्लूरल है ये भी प्लूरल है तो ये प्लूरल हो जाएगा। ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। सिंपल बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। अब कुछ बच्चे आएंगे कि एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो बता रहा हूं, तसल्ली, मैं बता रहा हूं, मेरा काम है बताने का। आप लोग बस फोकस दे करके समझो। रूल नंबर 13 है, वो यही बात कहता है कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, ये काट लो, ये प्लूरल है, ठीक है, कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और एक सब्जेक्ट प्लूरल हो और वो इनमें से कोई किसी भी वर्ड के साथ कनेक्टेड हो, और हो, नॉर हो, नीदर नॉर हो, इधर और हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें से कोई सा भी हो, तो जो भी सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से लगेगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है और बीच में और लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो जो पास में होगा उसके हिसाब से लगेगा। ये बात बोली हुई है। ठीक। जैसे आइदर द बियर्स और द लायन, लायन सिंगुलर हो गया तो हैज लगेगा, बट वहीं पे बियर्स हो गया प्लूरल हो गया तो हैव लगेगा। तो आइदर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू, या तो भालू भाग गए हैं या तो शेर भाग गया है। ठीक है, ना तो शेर भागा है ना भालू भागे हैं, तो यहां पर फिर हैव लगेगा। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो जो पास में होगा उसके हिसाब से लगेगा। वहीं पर रूल नंबर 14 है, ये बड़ा इजी सा है। 14 और 15 एक्चुअली इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या बोल रहा है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ये आपका एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जहां पे हमें पता नहीं होता कि हम सिंगुलर की बात करें प्लूरल की बात करें, तो बेसिकली वहां पर हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें पता ही नहीं कितने लोग हैं। अब जैसे हम पूछते हैं इज एनी वन होम, तो अभी मतलब क्या घर में कोई है, तो वहां पर एक ही आदमी तो जरूरी थोड़ा ना, घर में तो कई सारे लोग हो सकते हैं। तो मुझे नहीं पता घर में कितने लोग हैं, हमें पता ही नहीं वहां पर नंबर के ऑफ पीपल के बारे में, तो वहां पे मोस्टली हम सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है। क्या, कि अगर यहाँ पर वर्ड आ जाए फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल एंड सम, यानी इनमें से कोई सा भी आ जाए तो फिर प्लूरल लेंगे। जैसे फ्यू आ जाए, मैनी आ जाए, तो इनके साथ क्या लेंगे, प्लूरल। फ्यू वर, फ्यू इज नहीं, वॉज नहीं होगा, फ्यू वर होगा। मैनी चिल्ड्रन, तो फिर आर लगेगा। क्लियर, मैनी के साथ आर लगेगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो प्लूरल लगेगा। बाकी अगर हमें पता नहीं है तो सिंगुलर लगेगा। ठीक है, बाकी आप लोग नेट पे और सर्च कर लेना कि इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं बताई है, वरना मैं लिस्ट बता देता। ठीक है, थोड़ा काम आप लोग भी करो, आप लोगों को भी तो मेहनत करनी चाहिए। चलो, रूल नंबर 16 जो है वो क्या कहता है, अगर दो इन्फिनेटिव्स है, इन्फिनेटिव्स क्या होता है हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो टू प्लस वी वन की फॉर्म में होते हैं। क्या बोला हुआ है, दो इन्फिनेटिव्स है और वो किसके द्वारा दूर किए गए, एंड के द्वारा, यानी टू प्लस ये इन्फिनेटिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस टाइप से कोई चीज दे रखी है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे टू वॉक एंड टू च्यू, गम रिक्वायर्स नहीं होगा, रिक्वायर होगा। जैसे टू डांस एंड टू सिंग आर डिफिकल्ट, यहाँ पे इज डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आर लगेगा। जब भी दो इन्फिनेटिव होंगे बीच में एंड होगा तो प्लूरल लगेगा हमेशा ही। ओके, वहीं पर रूल नंबर 17 ये कहता है कि जीरेंड जो होते हैं, अब जीरेंड हमने पढ़े हुए हैं कि ये वी वन प्लस आई एन जी की फॉर्म होती है जीरेंड। लेकिन ये क्या होता है, ये एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क कर सकते, एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं तो फिर क्या होता है उनके साथ, वो पढ़ लेते हैं। When gerund are used as a subject of a sentence, they take singular form of verb.
हालांकि जब वो एंड के द्वारा लग जाएगा तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी बेसिकली बात ये है कि भैया एक जीरेंड है तो सिंगुलर वर्ब, अगर दो जीरेंड, एक जीरेंड फिर एंड और फिर एक और जीरेंड तो प्लूरल वर्ब। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे स्विमिंग इज हेल्दी, स्पेलिंग मिस्टेक है पता है मुझे, बट अगर मैं वहीं पे बात करूं स्विमिंग एंड डांसिंग आर हेल्दी, HEALTHY स्पेलिंग आती है, वो लिखने में ही हो रहा है इस पे। ठीक है, स्विमिंग एंड डांसिंग आर हेल्दी। तो अगर एक जीरेंड है तो सिंगुलर वर्ब, दो जीरेंड है तो प्लूरल वर्ब, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर 18 ही रूल है, ये गलती से मैंने एंटर मारा था ना तो लिखते वक्त हो गया, तो सॉरी। तो 18 रूल जो है वो बड़ा सिंपल सा कहता है कि भैया अगर आप कभी भी कलेक्टिव नाउन की बात करते हो तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। अब कलेक्टिव नाउन हम सबने पढ़े हुए, फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास की चीज है। जैसे द हर्ड ऑफ काउ, द बुके ऑफ फ्लावर, द बटालियन ऑफ सोल्जर। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो वो सिंगल यूनिट होगा, तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये इतने ही रूल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इससे कई ज्यादा रूल्स हैं, लेकिन हमें आईसीआई ने दिए इतने ही हैं, इसीलिए मैं इतने पढ़ा रहा हूँ। वरना मैंने अभी तो ये तो बताया नहीं कि सिजर्स जैसे जो वर्ड होते हैं सिजर्स, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिजर्स हमेशा प्लूरल लगता है, लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे, पैंट्स के साथ क्या लगोगे, पैंट्स के साथ हमेशा आर लगेगा, क्योंकि एक पैंट नहीं होती, अगर आप कभी भी पैंट लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा, पैंट्स हमेशा प्लूरल वर्ड होता है। तो ऐसी कई सारे रूल्स हैं जो इसमें आते हैं, एज एन एक्सेप्शन आते हैं, तो वो हमने अभी पढ़े नहीं है, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए तो। पर आईसीएआई ने यही 18 रूल्स दिए हैं, तो मैं अभी फिलहाल यही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे बोला हुआ था हर्ड ऑफ काउस, तो काउस में कितनी भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, कलेक्ट कर दिया हमने, इज लगाएंगे। कमिटी, कमिटी में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम क्या लगाएंगे, हैज। ऐसे बोलता हूँ द ज्यूरी, ज्यूरी क्या होती है, चार पांच जजेस की होती है ना, द ज्यूरी मेक्स अ डिसीजन। ज्यूरी जो है मेक्स करेगी, मेक नहीं करेगी, तो वो क्या है, सिंगुलर है और कलेक्टिव है। क्लियर? सो दैट्स बीन सेड, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसका पूरा पोर्शन हो गया। यही 18 रूल्स आपके आईसीएआई ने बताए थे, और मैंने आईसीएआई वाले 18 के 18 रूल्स आपको बता दिए हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। बाकी आपको लगता है कि मेरे को और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये देखनी चाहिए तो शेयर करें। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एंड बाकी थैंक यू, बी हेल्दी, stay healthy, and thank you for your time.